गुड इवनिंग एवरी। लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया था। एडमिशन ऑफ पार्टनर में किस तरह के एडजस्टमेंट्स हमको करने हैं और हमको क्या क्या बनाना पड़ेगा ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। लेजर्स बनाने पड़ सकते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ सकती हैं, उसके साथ साथ एडमिशन के तुरंत बाद जो बैलेंस शीट बनती है वो भी हमसे पूछी जा सकती है। ये सारी चीजें हमसे बननी चाहिए। और 5 बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। पहला एडजस्टमेंट था कि हमको रिजर्व जो दिखे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब प्रॉफिट्स जितने भी बैलेंस शीट में दिखेंगे वो सब ओल्ड पार्टनर्स के हैं, इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हम वो डिवाइड कर देंगे। और अगर प्रॉफिट्स उनके हैं तो लॉसेस भी उनके हैं। तो बैलेंस शीट के असेट साइड हमको लॉसेस दिखते हैं, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दिखते हैं, या फिर फिक्टिशियस असेट्स भी बोल सकते हैं। ऐसे असेट्स एक्चुअली हैं तो लॉसेस ही, लेकिन बैलेंस शीट में असेट की तरह शो हो रहे हैं, उनको लॉस मान के हम राइट ऑफ कर देंगे, वो भी ओल्ड रेशियो में ही। मतलब प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉसेस को भी राइट ऑफ करना है, ये दोनों एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे ओल्ड रेशियो में। फिर हमने ये समझा कि जितने भी असेट्स हैं हमको उनको रियलिस्टिक वैल्यू पे लाना है। हो सकता है असेट्स की वैल्यू चेंज हो गई हो तो रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। वैसा ही लायबिलिटीज के साथ भी है, हो सकता है किसी क्रेडिटर ने हमको डिस्काउंट दिया हो या फिर हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया हो तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, असेट्स के केस में भी, लायबिलिटीज के केस में भी। तो हम असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे, लेकिन ये रिवैल्यूएशन हम अपने मन से नहीं करेंगे। स्टार्टिंग के जो 2 एडजस्टमेंट्स थे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने अपने मन से किया। लॉसेस को राइट ऑफ करना है, ये हमने अपने मन से कर लिया, क्वेश्चन में अलग से लिखा हुआ नहीं होगा तो भी। और फिर जो रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स है वो तो क्वेश्चन में ही लिखे होंगे, जैसे लिखे होंगे उनका वैसे एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। 3 पॉइंट्स हो गए। फाइनली रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग के 3 एडजस्टमेंट्स तो ओल्ड रेशियो में ही होंगे। चौथा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा, उसका डिस्कशन लास्ट चैप्टर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंट्रीज कैसे पास होती हैं ये भी देख चुके हैं, सिर्फ लेजर्स के एंगल से समझना है। 4 एडजस्टमेंट हो गया। और 5वां एडजस्टमेंट जिसको मैंने होल्ड करवाया है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट, क्योंकि पिछले साल भी वो कोर्स से हट गया था और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि वो कोर्स से आउट हो जाएगा, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर फिर भी अगर वो पूछा जाना है, अगर मुझे पता चलता है तो फिर हम उसको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। और फिलहाल हम केवल 4 पॉइंट्स पे ही फोकस करेंगे। तो आज वाली क्लास की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं जिसमें हम लेजर्स बना के देखते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन उसी का है। और जितने भी एडजस्टमेंट्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे उनको वापस रिकॉल कर लेंगे, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से सारी बातों को समझ लेंगे। तो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, उसके बाद कैसे उसको सॉल्व करना है वो देखते हैं। लिखा हुआ है A and B are partners in the ratio of 3:2। 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। और फिर लिखा हुआ है उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 21 की गिवन है। तो जो ये बैलेंस शीट गिवन है वो 31 मार्च 2021 की है, और 31 मार्च 2021 का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन का एडजस्टमेंट हो चुका है। और वो सारे एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद इनका जो कैपिटल बैलेंस आ रहा है ए और बी का वो है 40,000 रुपए और 28,000 रुपए। ये कैपिटल बैलेंसेस अब कैसे आगे बढ़ेंगे ये हमको देखना है। मतलब कुल मिला के अब नया पार्टनर एडमिट हो उससे जस्ट पहले की बैलेंस शीट गिवन है, लेकिन बाकी सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं जो हर साल ईयर एंड पे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन का एक ही पॉइंट रहता है कि सर यहाँ पे हमको वो वाले एडजस्टमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं जो हम चैप्टर 1 में देखते थे, जहां पे लिखा रहता था कि जनरल रिजर्व क्रिएट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर्स को मिलती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम उनसे चार्ज करते हैं। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, उसके बाद ही बैलेंस शीट बनी है, इसीलिए वो सारे एडजस्टमेंट्स आपको नहीं दिखेंगे। जो रूटीन एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको नहीं करने हैं, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको ऐसे एडजस्टमेंट्स करने हैं जो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप के टाइम पे होते हैं या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे होते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है और लायबिलिटीज है। आपको ये फर्क करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको लायबिलिटी साइड और असेट साइड डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन से हमारे रियल असेट्स हैं और कौन से लॉसेस हैं। लायबिलिटी साइड भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी रियल लायबिलिटीज हैं और कौन से प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स हैं तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लायबिलिटीज हैं तो लायबिलिटीज तो खत्म नहीं हो जाएंगी।
क्रेडिटर्स तो खत्म नहीं हो जाएंगे नए पार्टनर के आने की वजह से। क्रेडिटर्स तो अपना पैसा वैसे ही लेंगे जैसे पहले लेते थे। अगर कोई हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सैलरी पे नहीं की है, तो उसको तो हमें वैसे ही पेमेंट करना पड़ेगा जैसे इन जनरल करना पड़ता। तो लाइबिलिटीज और रियल असेट्स जो होते हैं उनका रीवैल्यूएशन जरूर हो सकता है, लेकिन रहेंगे तो वो असेट्स ही और रहेंगी तो वो लाइबिलिटीज ही। लेकिन जो प्रॉफिट नेचर के आइटम है वो हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, जो लॉस नेचर के आइटम है वो हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। अब हमको मालूम है कि जनरल रिजर्व जो है वो प्रॉफिट से बनता है, ए और बी ने मिलके कमाया होगा उस प्रॉफिट से बना है जनरल रिजर्व। तो हम जनरल रिजर्व को बांट देंगे, चाहे क्वेश्चन में कुछ लिखा हो या फिर नहीं लिखा हो। कैपिटल रिजर्व का भी वैसे ही ट्रीटमेंट होगा। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब लायबिलिटीज हैं। ये लायबिलिटीज हमको कुछ नहीं करना है। देखिए हमको बैलेंस शीट तो बनानी ही पड़ेगी। ये जो बैलेंस शीट गिवन है ये एडमिशन से जस्ट पहले की बैलेंस शीट है, और हमको जो बैलेंस शीट बनानी है वो एडमिशन के जस्ट बाद की बैलेंस शीट है। तो इन जनरल असेट्स और लायबिलिटीज जो चेंज नहीं होते हैं वो सीधे सीधे न्यू बैलेंस शीट में आ जाएंगे, और जिनकी वैल्यू चेंज होगी तो उनकी न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी, जिसका थोड़ा सा इफेक्ट रिवैल्यूएशन पे भी पड़ेगा, वो देखेंगे हम। उसके बाद असेट साइड देखिए, मशीन है। मशीन नाम का असेट खत्म तो नहीं हो जाएगा, रिवैल्यूएशन जरूर हो सकता है। इसी पॉइंट को हमको समझना है कि असेट से रिलेटेड अगर रिवैल्यूएशन है तो वो असेट खत्म नहीं होगा, वो न्यू बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू पे दिखेगा। अब अगर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करनी है तो उतना लॉस हमारा हो जाएगा, क्योंकि असेट की वैल्यू कम होगी तो हमारा नुकसान है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो हमारा फायदा है, तो भी असेट न्यू वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखेगा, जो हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। और फर्नीचर भी ऐसा ही है, रियल असेट है हमारा, न्यू बैलेंस शीट में जरूर दिखेगा। डेटर्स हमारे रियल असेट्स हैं, ये भी बैलेंस शीट में दिखेंगे। स्टॉक भी हमारा रियल असेट है जो कि अगेन बैलेंस शीट में दिखेगा। लेकिन इन सबसे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिवैल्यूएशन की बात हो सकती है। फिर आगे लिखा हुआ है गुडविल। अब गुडविल एज पर बुक्स इसी को बोलते हैं जो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में दिखती है। क्या ये हमारा रियल असेट है? बिल्कुल नहीं है, ये नाम का असेट है, ये एक्चुअली लॉस है। इस लॉस को हमें राइट ऑफ कर देना है, और इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। जिस तरह से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के आइटम है जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ये लायबिलिटीज नहीं है, ये प्रॉफिट्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तो ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। वैसे ही गुडविल लॉस है, ये राइट ऑफ हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, तो ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस असेट साइड भी हो सकता है, लायबिलिटी साइड भी हो सकता है, पर लायबिलिटी साइड अगर है तो वो प्रॉफिट है, और अगर वो असेट साइड है तो वो लॉस है। ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। अब अगर लॉस है तो उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, और प्रॉफिट होता तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है और राइट ऑफ कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर लिखा हुआ है कैश। कैश भी हमारा रियल असेट है, लेकिन दिक्कत यह है कि कैश हमको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट से पहले, एडमिशन से पहले की ये बैलेंस शीट है, और 6000 रुपए हमारे पास कैश अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तब नया पार्टनर आ चुका होगा, वो गुडविल के पैसे लेके आया होगा, कैपिटल का अमाउंट लेके आया होगा, तो वो भी कैश में ही लाया होगा। वो कैश जो है इस कैश में प्लस हो जाएगा, और न्यू कैश हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे तो कभी कभी क्वेश्चंस में कैश अकाउंट भी बनाने के लिए पूछा जाता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम केवल 3 अकाउंट्स पे फोकस करेंगे, 3 चीजों पे फोकस करेंगे, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, वो दोनों लेजर्स हैं, और एक सेपरेट स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। फिर देखिए लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है, उसकी कंडीशंस गिवन है, वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अब ये कंडीशंस जो है वो मिलके डिसाइड करते हैं। कहीं कहीं कोई बात सी की मानी गई होगी, कहीं कहीं कोई बात ए और बी की मानी गई होगी। कुल मिला के अगर देखिए नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है तो सब एग्री करेंगे तभी वो एडमिट होगा, तो सब संतुष्ट होने चाहिए। सी के भी कुछ पॉइंट्स माने जाएंगे, ए और बी के भी कुछ पॉइंट्स माने जाएंगे। तो जो फाइनली पॉइंट्स निकाले गए हैं वो कंडीशंस लिखी हुई हैं। पहली कंडीशन है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रीवैल्यूड एट ₹50,000। जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू फाइनल हुई है 50,000 रुपए। अब हम इस वैल्यू को बैलेंस शीट की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि फायदा है कि नुकसान है।
वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे 50,000 रुपए नीचे लिखा हुआ है, जबकि बैलेंस शीट में आ रही है 36,000 रुपए। तो देखा जाए तो असेट की वैल्यू बढ़ना ये फायदा है ओल्ड पार्टनर्स के लिए, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको। और अगर वैल्यू कम हो रही होती तो वो रीवैल्यूएशन लॉस हो जाता। तो कुल मिला के ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का पता हमको तब चला जब क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये पॉइंट गिवन था, अदरवाइज हम खुद से नहीं पता कर पाते। मतलब रीवैल्यूएशन एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो हम केवल तब कर सकते हैं जब क्वेश्चन में उसके लिए लिखा हो, अपने मन से नहीं कर सकते हैं। तो मशीन का क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है, ये एक रीवैल्यूएशन लॉस है। अब आपको ये भी लग सकता है कि जब पूरा साल खत्म हुआ, ट्रेडिंग पीएनएल बनाया गया, तो डेप्रिसिएशन तो तब भी लगाया गया होगा, तो फिर क्यों डेप्रिसिएशन लगाना है? तो देखिए उस समय जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया वो रूटीन डेप्रिसिएशन था। हम हर साल WDV या SLM मेथड फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं। लेकिन जो हम ये डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं इसका सीधा कंपैरिजन मार्केट वैल्यू से हो रहा होगा। मार्केट में वैल्यू कम हो गई होगी और अब हम देख रहे हैं कि हमारी बुक्स में जो वैल्यू आ रही है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा आ रही है, क्योंकि हम इन जनरल मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करते हैं, असेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके अपनी बैलेंस शीट में शो करते चले जाते हैं। लेकिन अब चूंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो अब हम मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। इनफैक्ट हर असेट को मार्केट वैल्यू पे लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसका कैपिटल डिसाइड कर सकें। तो यहाँ पे फर्नीचर की जो मार्केट वैल्यू होगी वो और कम हो गई होगी, हमारी बुक्स में जो बुक वैल्यू आ रही है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसीलिए हमको और डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए होंगे इसीलिए अभी डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ये रीजन भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल जो रीजन होता है वो यही होता है कि वो जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लग रहा था वो तो लग ही रहा था, लेकिन अब जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो स्पेसिफिकली मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन के लिए लगा रहे हैं, या फिर कंपैरिजन किया है हमने और मार्केट वैल्यू कम है और हम भी फर्नीचर को उसी वैल्यू पे लाना चाहते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टॉक वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 4000। अब अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उस स्टॉक को बढ़ाएंगे। अब उस स्टॉक को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा क्योंकि असेट बढ़ रहा है। बैलेंस शीट में स्टॉक कम वैल्यू पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 4000 लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो 4000 रुपए से कम है। तो 4000 जैसे ही वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये। तो आपको देखिए हमने गुडविल के एडजस्टमेंट में स्टॉक का एडजस्टमेंट भी डिस्कस किया था, लेकिन वहां पे 4 सालों के बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशन करते थे, तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही साल है, यहाँ पे बैलेंस शीट में जो वैल्यू आ रही है सिर्फ उस पे इफेक्ट पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर का तो कुछ करना नहीं है हमको। तो इसीलिए स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन वाला पॉइंट है वो 2 सालों पे इफेक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इस साल पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो आया ही नहीं है। नेक्स्ट ईयर आएगा तो वो चीज ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। वहां पे 4 सालों का प्रॉफिट गिवन होता था, लेकिन यहाँ पे 4 सालों की बैलेंस शीट नहीं है, एक ही साल की बैलेंस शीट है, उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। फिर लिखा हुआ है फर्म की गुडविल है 48,000 रुपए। अब इस गुडविल का क्या होगा ये हमको ऑलरेडी मालूम है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। ये प्रोविजन हमने 11th में भी क्रिएट करना सीखा था। हमको लगता है कि 10% लोग पैसे नहीं देंगे, तो ये हमारा फ्यूचर का लॉस है जिसको हम आज ही अकाउंट फॉर कर लेंगे, और ये भी एक रिवैल्यूएशन लॉस ही है। कुल मिला के अगर कोई हमारा जनरल नेचर का लॉस भी होगा तो भी रिवैल्यूएशन लॉस ही ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाने वाले हैं नहीं, एक ही अकाउंट बनाने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके थ्रू प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होना है। तो मतलब मुझे रूटीन लॉस को भी रिवैल्यूएशन लॉस मान के रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही डालना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ ₹2000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम। क्रेडिटर्स हैं 2000 रुपए के, वो हमसे पैसे नहीं मांगेंगे। ये नहीं लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स केवल 2000 रुपए के ही हैं, 23,000 रुपए के क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, उनमें से 2000 रुपए के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो हमसे पैसे नहीं मांगेंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसीलिए हो सकता है कि हो सकता है वो रिलोकेट हो गए हों, या फिर उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया हो,
शिफ्ट हो गए हो, कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई हो और अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे देने किसको है, क्योंकि हम किसी को जानते ही नहीं है और हमसे कोई पैसे मांगने आ नहीं रहा है, तो इसीलिए 2000 रुपए की लायबिलिटी जो है वो अब लायबिलिटी बची नहीं है, तो हम उसको डिस्काउंट नाम का प्रॉफिट मान के रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट की तरह शो कर देंगे, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। तो देखिए असेट्स में भी चेंज हो रहा है, लायबिलिटीज में भी चेंज हो रहा है। कब प्रॉफिट है, कब लॉस है, कब ना प्रॉफिट है ना लॉस है, सिचुएशन भी हो सकती है, वो हमको पता लगाना पड़ेगा। देख के हमको समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। ये हमको मालूम है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसे तो डायरेक्टली किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे एडजस्टमेंट्स ओल्ड रेशियो में ही होने हैं। केवल गुडविल का एडजस्टमेंट ऐसा है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो काम आने वाला है। सिर्फ इतना ही रोल है न्यू रेशियो का, अदरवाइज न्यू रेशियो किसी काम का नहीं है। अब देखिए ओल्ड रेशियो जो है वो 3:2 है और जो न्यू रेशियो है वो 2:1 है। हम ए और बी की बात कर रहे हैं, सी का तो 1/4 है ही, लेकिन ए और बी का आपस में रेशियो सेम नहीं है। पहले 3:2 था, अब 2:1 है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा। अगर न्यू रेशियो 3:2:1 होता और ओल्ड रेशियो 3:2 होता तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते ही नहीं, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही होता, फिर हमको वो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। पर यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर लिखा हुआ है एंड सी विल ब्रिंग ₹30,000 फॉर कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल तो ला ही रहा है, गुडविल का शेयर भी कैश में ला रहा है, बेसिक एडजस्टमेंट है। करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा, जो जर्नल एंट्रीज हमने लास्ट चैप्टर में सीखी है। सीधा सीधा प्रीमियम फॉर गुडविल आया और प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब लिखा हुआ है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें रिवैल्यूएशन का लेजर बनाना है, जो हमने कभी नहीं सीखा है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है जो हमको सीखना है। एक बार सीख गए तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों में काम आएगा, क्योंकि पार्टनर आए या फिर जाए रिवैल्यूएशन तो वैसे ही होता है, उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही होता है। तो हम एडमिशन के थ्रू बहुत सारी ऐसी बातें सीख रहे हैं जो रिटायरमेंट और डेथ में काम आने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हम जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, लेकिन वहां पे हमने रूटीन एडजस्टमेंट्स देखे थे। अब थोड़े से एडजस्टमेंट्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब जो एडजस्टमेंट्स होंगे वो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एडमिशन होंगे। वहां पे तो हर साल वाले एडजस्टमेंट करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। यहाँ पे रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, लॉसेस को राइट ऑफ करना, ये सारी बातें होंगी। तो डिफरेंस है, लेकिन तरीका हमको पता है कि कैसे बनाना है। और बैलेंस शीट तो हमने 11th में ही सीखी है, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कुल मिला के हमको क्या करना चाहिए, 3 चीजें बनानी है। तो पहले कौन सा आइटम बनाना चाहिए, पहले कौन सा लेजर बनाना चाहिए, रिवैल्यूएशन पहले बनाए क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बनाए क्या, ऐसा कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हमने 11th में फाइनल अकाउंट्स सीखे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सीखे थे, हमको उसी स्टाइल में चलना पड़ेगा। मतलब कि तीनों फॉर्मेट्स हमको बना लेने हैं। हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें 4 कॉलम होंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें 3 पार्टनर्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा, 2 तो पहले से है, एक और एडमिट हो रहा है, मतलब ABC। 3 अमाउंट के कॉलम डेबिट साइड, 3 अमाउंट के कॉलम क्रेडिट साइड। और फिर बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लेना चाहिए, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये तीनों फॉर्मेट हम बना ले। उसके बाद क्वेश्चन में किस तरह से आगे बढ़ना है, जिसमें हम सारी चीजों को एक साथ कंसिडर करते चले जाएंगे। हम उसी स्टेप, उसी तरीके से सीखेंगे, उसी प्रोसेस को समझेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पहले रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं और फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि हम उस पॉइंट तक कैसे पहुंचे जहां गलती हुई है। जो चीज मैं बता रहा हूं उससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपका पहले बार में ही आंसर टैली हो जाएगा। बैलेंस शीट टैली करवाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और हमको कैसे भी करके ये फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी एक बार में बैलेंस शीट टैली ना हो और फिर हम रीजंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आखिर क्या रीजन रहा होगा। और रीजन आइडेंटिफाई भी करना है तो जिस प्रोसेस से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे रीजन आइडेंटिफाई करना भी इजी हो जाएगा कि अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो डिफरेंस कहाँ रहा होगा। लेकिन बिल्कुल भी ये आदत मत डालिएगा कि हम एक एक करके चीजों को बनाएं।
सारी चीजें एक साथ बनानी है, डबल इफेक्ट तभी समझ में आएगा। और ये एक बार समझ में आ गया तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन तक ये फंडा काम में आने वाला है, ये प्रोसेस काम में आने वाली है, पर एक बार वो चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, फॉर्मेट आप भी बना लेंगे। पहले मैं बना लेता हूँ, उसको देख के फॉर्मेट आप बनाएंगे, फिर हम क्वेश्चन को फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। अब देखिए फॉर्मेट आपके सामने है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट है जिसमें 4 कॉलम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब कोई भी लेजर बनाएंगे तो यही 4 कॉलम होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी लेजर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें पर्टिकुलर्स के साथ 3 कॉलम इसीलिए हैं क्योंकि हमने तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग अलग नहीं बनाया, एक साथ बना लिया, जैसा हम चैप्टर नंबर 1 में करते थे। इससे होगा ये कि बहुत सारी चीजें जो बार बार लिखनी पड़ती है वो नहीं लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक लेजर है तो उसके 2 साइड हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक लेजर है, डेबिट क्रेडिट, लेकिन बैलेंस शीट लेजर नहीं है। बैलेंस शीट तो एक स्टेटमेंट है जो हम ईयर एंड पे बनाते हैं, और यहाँ पे जो बैलेंस शीट गिवन है वो भी ईयर एंड की ही बैलेंस शीट है, और जो हम बना रहे हैं वो भी ईयर एंड की बैलेंस शीट है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बिफोर एडमिशन है और जो हम बनाएंगे वो आफ्टर एडमिशन बैलेंस शीट बनाएंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यही 3 चीजें हमको क्वेश्चन में पूछी गई हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि पहले रिवैल्यूएशन पे फोकस करें फिर पार्टनर्स कैपिटल पे, क्योंकि बैलेंस शीट का नंबर लास्ट होता है ये हमको मालूम है, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्वेश्चन के एंगल से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सॉल्यूशन के एंगल से क्वेश्चन में चीजें ढूंढने नहीं बैठेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। हमको क्या लगता है कि हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है बनाने के लिए, तो रिवैल्यूएशन में क्या क्या आएगा इसके एंगल से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को तो उसी फ्लो में पढ़िए जिस फ्लो में वो गिवन है, और फिर आप सॉल्यूशन वैसे बनाइए ताकि क्वेश्चन एक बार में पूरा कवर हो जाए। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं, सबसे पहले हमको उन पॉइंट्स को मार्क कर लेना चाहिए जिससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। मतलब ये कि मैंने आपको थर्ड पॉइंट के लिए आपको वो पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए। पहला रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा लॉसेस, और तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जो तीसरा पॉइंट है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट तो तभी एप्लीकेबल होगा जब क्वेश्चन में इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन होगा। तो हम क्वेश्चन के उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस असेट या फिर किस किस लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन की बात की गई है, उनको सबसे पहले मार्क कर लेते हैं और फिर देखेंगे क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी के लिए लिखा हुआ है टू बी रिवैल्यूड एट ₹50,000। तो हमको कुछ नहीं करना है, प्लांट एंड मशीनरी पे एक छोटा सा डॉट लगा देना है। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि जब हम बैलेंस शीट को फ्लो में सॉल्व कर रहे होंगे तो प्लांट एंड मशीनरी पे हमको रुक जाना है, उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है और प्रॉपरली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट प्लांट एंड मशीनरी का, तो उस पर डॉट लगा दिया। फिर उसके बाद फर्नीचर से रिलेटेड पॉइंट है, उस पर भी डॉट लगाएंगे। देन स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, उस पर भी डॉट लगाएंगे। फर्म की गुडविल के बारे में लिखा हुआ है, गुडविल पे तो कोई डॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है, गुडविल का तो प्रॉपर एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। फिर डाउटफुल डेट्स जो कि डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, उस पे भी आप डॉट लगाएंगे। क्रेडिटर्स से रिलेटेड पॉइंट है, उस पे भी डॉट लगाएंगे। तो कुल मिला के जितने भी रिवैल्यूएशन नेचर के आइटम्स हैं, हमने पहले उनको मार्क कर लिया कि इन पॉइंट्स में रिवैल्यूएशन होने वाला है, क्योंकि अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जिनमें रिवैल्यूएशन नहीं होने वाला है वो हम सीधे फर्म की न्यू बैलेंस शीट में जाके लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको फंडा समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी साइड सबसे पहले लिखा हुआ है एस कैपिटल बीस कैपिटल, 40,000 और 28,000 रुपए। तो ये जो बैलेंसेस लिखे हुए हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ए का 40,000 रुपए, बी का 28,000 रुपए, और सी का कोई बैलेंस हो ही नहीं सकता, ओपनिंग बैलेंस। अब आपको लगेगा कि ये बैलेंस शीट तो 31 मार्च की है जिससे हमने ये बैलेंस लिया है, तो ये ओपनिंग बैलेंस कैसे हुआ, ये तो क्लोजिंग बैलेंस हुआ। तो देखिए भले ये बैलेंस शीट के एंगल से क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन जो न्यू बैलेंस शीट हमको बनानी है उसके एंगल से सोचे तो ये ओपनिंग बैलेंसेस ही हैं,
क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंसेस इस एंगल से हुए कि अब बाकी एडजस्टमेंट्स हमको करने हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स हम इन्हीं कैपिटल बैलेंसेस में एडलेस करके कर लेंगे। मतलब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उससे कैपिटल बैलेंस बढ़ना चाहिए, कैपिटल बैलेंस बढ़ना चाहिए तो ओपनिंग 40 और 28 लेंगे, उसमें जनरल रिजर्व ऐड कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि भले ये ईयर एंड का बैलेंस है, ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहे हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन के एंगल से ये ओपनिंग बैलेंस है। और ओपनिंग बैलेंस का मतलब हमेशा 1 अप्रैल का बैलेंस नहीं होता है, ये 31 मार्च का ही बैलेंस है, बिफोर एडमिशन वाला। और जो हम निकालने वाले हैं वो आफ्टर एडमिशन का बैलेंस होगा। अब देखिए, हमको पूरी बैलेंस शीट के हर पॉइंट को कंसिडर करना है। बैलेंस शीट में जितने आइटम्स दिख रहे हैं, हर आइटम कहीं ना कहीं जरूर आएगा, और एक बार ही आएगा, बार बार नहीं आएगा। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट्स गिवन है उनका डबल इफेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट पूरा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये बातें भले अच्छे से समझ में अभी ना आए, धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे। हमको बैलेंस शीट पूरी कंसिडर करनी है, ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। 2 पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस थे, वो बैलेंसेस हमने यहाँ पे लिखे, मतलब कहीं तो लिखे, कहीं ना कहीं तो हर चीज को लिखना ही पड़ेगा। फिर जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व को कहाँ लिखें? जनरल रिजर्व से रिलेटेड हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा है कि सारे रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड नहीं करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, लायबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है। तो ओपनिंग बैलेंस भी हमने क्रेडिट साइड इसीलिए लिखा क्योंकि ये बैलेंसेस लायबिलिटी नेचर के हैं। असेट अगर होता तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखते, लायबिलिटी है इसीलिए तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। और हर वो आइटम जिसकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ना चाहिए, वो सब लायबिलिटी साइड आएंगे, सब क्रेडिट साइड आएंगे। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व पे ए और बी का राइट है, वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, तो इसीलिए जनरल रिजर्व यहां आएगा। और इनफैक्ट आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया भी था कि हम जनरल रिजर्व तब बना रहे थे, आज उस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब हमने जनरल रिजर्व बनाया था तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाया था, तब पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं होता था। अब पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिजर्व दिख रहा है क्योंकि उसी रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस बढ़ रहा है। और यहाँ पे रेशियो कौन सा लगेगा? ओल्ड रेशियो लगेगा। 15,000 रुपए का बैलेंस है, बांटेंगे तो आएगा ए का शेयर 9,000 रुपए और बी का शेयर 6,000 रुपए। सी को तो जनरल रिजर्व मिलेगा नहीं क्योंकि वो तो नया पार्टनर है, उसको ना मिले इसीलिए तो आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा वैसे ही कैपिटल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय कैपिटल रिजर्व। 8,000 रुपए टोटल रिजर्व का अमाउंट है, डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 1600, 48 और 32, 4800, 3200 कैपिटल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 2 रिजर्व्स हमने बांट लिए, बैलेंसेस लिख दिए ओपनिंग। देन आगे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स पे डॉट लगा हुआ है, क्रेडिटर्स पे डॉट लगा हुआ है मतलब पक्का इससे रिलेटेड कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में बात बोली गई है। उस बात पे आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है क्रेडिटर्स से रिलेटेड? लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ऑफ ₹2000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम। 2,000 रुपए के क्रेडिटर्स हमसे पैसे नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे इसीलिए हमारा फायदा है। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि किसी भी असेट या फिर किसी भी लायबिलिटी से रिलेटेड अगर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो पक्का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस होगा ही होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये हो सकता है बात आपको आज समझ में ना आए लेकिन नेक्स्ट क्लास में जरूर समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो लिखा हुआ है क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है और क्रेडिटर्स अपना क्लेम छोड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में हमारे लिए फायदा है। अगर फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। अब समझिए रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट जैसा है, डेबिट साइड सारे लॉसेस, क्रेडिट साइड सारी इनकम्स। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का कम होना अपने आप में हमारे लिए इनकम है। इनफैक्ट हम असेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट देख रहे हैं, मतलब असेट्स और लायबिलिटीज देख रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन का फंडा पता होना चाहिए। रिवैल्यूएशन में होता ही है डेबिट साइड में कब रिकॉर्ड करेंगे आइटम्स? जब असेट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि असेट की वैल्यू कम होगी तो लॉस होगा, और या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी। असेट का कम होना लॉस है तो लायबिलिटी का बढ़ना भी लॉस है हमारे लिए।
और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड मतलब ये साइड प्रॉफिट वाला साइड तब लिखेंगे जब असेट बढ़ेगा या फिर लायबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे हमको सोचना है कि क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब हमारे लिए प्रॉफिट है। यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि ये बैलेंस शीट नहीं है, ये लेजर है, ये भी लेजर है, टू और बाय से डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे लिखते जाते हैं। बाय क्रेडिटर्स लिखा 2000 रुपए, क्योंकि क्रेडिटर्स हमसे 2000 रुपए कम मांगने वाले हैं, तो ये हमारा एक प्रकार से प्रॉफिट है। यहाँ पे डिस्काउंट मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे उस लायबिलिटी का ही नाम लिखिएगा, तो ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। 2000 रुपए जैसे ही यहाँ लिखा तो क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट तब होता है जब लायबिलिटीज कम होती हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिखा बाय क्रेडिटर्स, और लायबिलिटी कम हो गई तो अब जो लायबिलिटी बची वो हमारी न्यू बैलेंस शीट में आएगी। लेकिन न्यू बैलेंस शीट में डायरेक्ट लायबिलिटी साइड लिखने से पहले हमको मालूम है कि हमको जो बैलेंस शीट बनानी है उसमें अब 3 पार्टनर्स होने वाले हैं, तो पहले उनका नाम लिख देते हैं, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। अब इन तीनों का बैलेंस हमको मालूम नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हमको ये तो मालूम ही है ना कि कुछ ना कुछ तो बैलेंस तीनों का आएगा ही आएगा, और जो भी बैलेंस आएगा फाइनली हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर आपने क्रेडिटर्स को पहले लिख दिया तो प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, जो जितनी परमानेंट लायबिलिटी है उसे उतना पहले लिखना चाहिए, और सबसे परमानेंट लायबिलिटी कैपिटल है, इसीलिए सबसे पहले कैपिटल के लिए जगह छोड़ दी, अमाउंट्स के लिए अब वो फाइनल होंगे तब लिख लेंगे। लेकिन क्रेडिटर्स का अमाउंट फाइनल हो चुका है, यहां लिख सकते हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट आएगा, पहले क्रेडिटर्स थे 23,000 रुपए के, अब क्रेडिटर्स हो गए 21,000 रुपए के। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये एडजस्टमेंट समझ में आएगा तो धीरे धीरे रिवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट समझ में आएंगे। क्रेडिटर्स जो प्रॉफिट हुआ वो रिवैल्यूएशन में लिखा, रिवैल्यूएशन में केवल उतना फिगर जितना चेंज हो रहा है, प्लस या फिर माइनस, तो जितना भी चेंज होगा वो रिवैल्यूएशन में आएगा, और फिर जो न्यू वैल्यू होगी वो न्यू बैलेंस शीट में आएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, गलती से भी 21,000 यहां मत लिखिएगा, या फिर 2000 रुपए का जो डिस्काउंट हमको मिल रहा है, जो फायदा हमारा हो रहा है, वो यहां मत लिखिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस नहीं आते हैं, वो रिवैल्यूएशन में जाते हैं। बैलेंस शीट में न्यू बैलेंसेस आते हैं, तो न्यू बैलेंस है 21,000 रुपए, वो हमने लिख दिया। और आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अभी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, नाम से तो लग रहा है कि ये भी रिजर्व की तरह है, इसको बांट देना चाहिए, लेकिन आगे एम्प्लॉय भी लिखा हुआ है। एम्प्लॉय नहीं भी लिखा होता तो भी प्रोविडेंट फंड का मतलब आपको पता होना चाहिए। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उस एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ अमाउंट काट के बाकी पैसे उसको दिए जाते हैं। ये जो अमाउंट काटा जा रहा है वो उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, जब वो रिटायर होगा फाइनली तो उससे फंड का पैसा मिलेगा, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद उसके पास लमसम अमाउंट हो, जिससे वो लाइफ में आगे कंटिन्यू कर सके। तो मेरे ख्याल से आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का। ये गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से फंड बनाया जाता है, अपने मन से नहीं बनाया जाता है, और ना ही अपने मन से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और वैसे भी ये पैसा एम्प्लॉइज का है, ये पार्टनर्स का अमाउंट नहीं है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये एम्प्लॉय की सैलरी से काटा गया अमाउंट है, जिसपे राइट एम्प्लॉइज का है, पार्टनर्स का नहीं। तो ये तो सीधा सीधा लायबिलिटी साइड लिख देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। इस लायबिलिटी में अगर कुछ प्लस माइनस होता तो वो भी रिवैल्यूएशन में आता, कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ, इस पे डॉट लगा हुआ है नहीं, तो सीधे सीधे ये लायबिलिटी साइड लिखेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अमाउंट लिखा हुआ है 6,000 रुपए, 6,000 यहां लिख दिया, और फिर लास्ट आइटम लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई डॉट लगा हुआ नहीं है, मतलब कि हमको सीधा सीधा ये अमाउंट यहां लिख देना है लायबिलिटी साइड, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपए। अब देखिए हमने लायबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट कर लिया है, और कुछ आइटम्स रिवैल्यूएशन में एक आइटम आया है, कुछ आइटम्स बैलेंस शीट में आ गए, कुछ पार्टनर्स कैपिटल में आ गए।
अब अगर आप एक एक चीज बनाने जाएंगे तो इतना सिस्टमेटिकली आप चल नहीं पाएंगे। जो चीज मैं बोल रहा हूं उससे फॉर्मेट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है रिवॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा बन जाए, उसमें इतने आइटम्स आए ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हमको फॉर्मेट कितना बनाना है, तो वो भी एप्रोप्रिएट ही बनेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमको प्रोसेस तो यही फॉलो करनी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन से आंसर देना होता है। आंसर अपने हिसाब से, आंसर में क्वेश्चन ढूंढना नहीं होता है कि हमको तो पता है कि हमको रिवैल्यूएशन बनाना है तो रिवैल्यूएशन के एंगल से क्वेश्चन पढ़ना चालू कर दिया, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को फ्लो में पढ़ना है और फ्लो में ही सॉल्व करना है। लायबिलिटी साइड कंप्लीट, तो अब असेट साइड पे आएंगे। असेट साइड पहला आइटम है प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट लगा हुआ है, मतलब पक्का इससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू करना है 50,000 रुपए पे। अब 50,000 रुपए पे रीवैल्यू करना है मतलब असेट्स को बढ़ाना है। असेट्स को बढ़ाना है मतलब कि प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी। और न्यू वैल्यू है 50,000, तो न्यू वैल्यू यहां नहीं आएगी, न्यू वैल्यू तो यहां आएगी। रीवैल्यूड एट लिखा है, इंक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, रिड्यूस्ड बाय, इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। न्यू वैल्यू है 50,000, फायदा हुआ 14,000, यहां लिखेंगे 50,000। क्या हमको यहाँ पे 36 प्लस 14 शो करना पड़ेगा क्या? जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 14,000 लिखा है, क्लियर है। आप डायरेक्ट यहाँ पे 50,000 रुपए लिख सकते हैं, जैसे क्रेडिटर्स में भी हमने शो नहीं किया, प्लांट एंड मशीनरी में भी शो नहीं किया। फिर लिखा हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर से रिलेटेड भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, वैल्यू कम करनी है, असेट की वैल्यू कम हो रही है मतलब लॉस, तो यहां लिखेंगे टू फर्नीचर। अब देखिए जो ये टू फर्नीचर लिख रहे हैं, यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है। स्टूडेंट से ये भी गलती होती है, यहाँ पे वो इनकम और एक्सपेंस के नाम लिखने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको असेट या फिर लायबिलिटी का ही नाम लिखना है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सीधे लिखेंगे टू फर्नीचर। और 10% से वैल्यू कम हो रही है तो 3400 यहाँ आएगा। और अब जो फर्नीचर की न्यू वैल्यू है वो न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी। फर्नीचर 34,000 माइनस 3400, 30,600 रुपए, ये फर्नीचर की वैल्यू हो गई। अब देखिए कोई असेट बढ़ रहा है तो कोई असेट कम हो रहा है, असेट बढ़ रहा है तो फायदा है, असेट कम हो रहा है तो नुकसान है, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। फायदा है तो जितना फायदा है वो रिवैल्यूएशन में लिखो, लेकिन बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू लिखनी है। लॉस है तो जितना लॉस है वो रिवैल्यूएशन में लिखो, लेकिन न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में लिखनी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और हमने फर्नीचर का पूरा एडजस्टमेंट कर लिया, अब दोबारा फर्नीचर को नहीं देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का पूरा एडजस्टमेंट कर लिया, अब दोबारा प्लांट एंड मशीनरी को नहीं देखेंगे। मतलब क्वेश्चन में जैसे जैसे हम बैलेंस शीट में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीशन की ओर बढ़ेगा। लायबिलिटी साइड पूरा कवर हो चुका है, अब देखने की जरूरत नहीं है। असेट साइड भी हमारा पूरा कवर हो जाएगा, तो फिर ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा। फिलहाल फर्नीचर का एडजस्टमेंट हो गया है। स्टॉक से रिलेटेड लिखा हुआ है, सॉरी पहले डेटर्स है, डेटर्स से रिलेटेड लिखा हुआ है कि डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है। अब जो ये डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है ये भी हमारे लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड ही आएगा, क्योंकि असेट की वैल्यू कम होगी। डेटर्स का डूबना, फ्यूचर में जो हमारे डेटर्स हैं वो डूब सकते हैं, तो हमने आज ही प्रोविजन क्रिएट कर लिया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस तरह से प्लांट एंड मशीनरी यहाँ लिखा डायरेक्ट वैल्यू बढ़ा दी, फर्नीचर यहाँ लिखा डायरेक्ट वैल्यू कम कर दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अलग लेजर बनता है, इसीलिए उसका नाम यहाँ पे टू डेटर्स के नाम से शो नहीं करना है। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, यहां जब हम लिखेंगे तो टू डेटर्स नहीं लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखेंगे। अमाउंट आ जाएगा 2200 रुपए। तो आपको ये लग रहा होगा कि अभी तो आपने बोला कि डायरेक्ट असेट्स और लायबिलिटीज का नाम लिखना है, क्रेडिटर्स में तो आपने डायरेक्ट बाय क्रेडिटर्स लिखा, लेकिन डेटर्स में यहाँ पे टू डेटर्स ना लिख के टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि डेटर्स और प्रोविजन का लेजर अलग अलग होता है। इस पे बहुत डिटेल में हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना बता देता हूं कि जब हम यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन करेंगे तो डेटर्स लिखेंगे 22,000 रुपए, उसमें से प्रोविजन अलग शो करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2200 रुपए, वैल्यू बची 20,000, 19,800 रुपए।
क्या हमने ऐसा प्रेजेंटेशन फर्नीचर में किया? नहीं किया। क्या हमने ऐसा प्रेजेंटेशन मशीन में किया? नहीं किया। डेटर्स में ही ऐसा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि डेटर्स और प्रोविजन दो अलग अलग लेजर्स हैं। किसी भी चीज के लिए जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो वो प्रोविजन एक सेपरेट लेजर की तरह शो होता है, और ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपने 11th में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर ही अलग बनता था, तो मशीन का अकाउंट अलग बनता था, प्रोविजन अकाउंट अलग बनता था। जब दो लेजर्स हैं तो दोनों का नेट शो करके यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखना होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी टू डेटर्स नहीं लिखा, और ऐसा सिर्फ डेटर्स में होगा और किसी में नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करके पेंडिंग लिख सकते हैं कि हम इसका डिस्कशन बाद में डिटेल में करेंगे। जब प्रोविजन से रिलेटेड स्पेसिफिक एडजस्टमेंट भी समझेंगे तब ये बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो आप इस तरह से प्रेजेंटेशन करके शो करेंगे। फिर लिखा हुआ है स्टॉक की वैल्यू है 16,000 रुपए, स्टॉक अंडर वैल्यूड है 4,000 रुपए से, तो स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा तो यहां लिखेंगे बाय स्टॉक। कितना बढ़ाना है? 4,000 रुपए बढ़ाना है, और जैसे ही 4,000 रुपए बढ़ाएंगे तो यहां पे स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 18,000 रुपए। पहले स्टॉक था 14,000, सॉरी पहले स्टॉक था 16,000, अब 4,000 रुपए से बढ़ाया तो स्टॉक की वैल्यू हो गई 20,000। तो स्टॉक में भी हमने अलग से इंक्रीज करके नहीं दिखाया, बैलेंस शीट में डायरेक्ट वैल्यू बढ़ा दी। तो ये सिर्फ डेटर्स में ही होगा और कहीं नहीं होगा। फिर आगे लिखा हुआ है गुडविल। तो गुडविल का क्या करना है ये हमको मालूम है, और ये कौन सी गुडविल है? अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने गुडविल पे डॉट क्यों नहीं लगाया। गुडविल से रिलेटेड तो एक और पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट, तो इसका भी तो रिवैल्यूएशन होगा। दो गुडविल हैं, दो गुडविल का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, ये लास्ट चैप्टर में भी सीख चुके हैं। गुडविल एज पर बुक्स परचेज्ड गुडविल जो है उसको राइट ऑफ करना है, और जो नीचे गुडविल लिखी हुई है उसके बेसिस पे नया पार्टनर अपना शेयर लेके आएगा। तो दो गुडविल आपको हर क्वेश्चन में दिख सकती हैं, लेकिन कभी भी उनका कंपैरिजन नहीं करना है। मशीन का कंपैरिजन किया, रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रीटमेंट किया। फर्नीचर का कंपैरिजन किया, रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रीटमेंट किया। गुडविल का ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन के थ्रू मत कर दीजिएगा, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। जो गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है उसे राइट ऑफ करेंगे टू गुडविल। और जिस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, गुडविल एक लॉस है, इसको हम वैसे भी राइट ऑफ करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने इसकी जर्नल एंट्री सीखी है, वैसी ही जर्नल एंट्रीज हमने यहाँ पे पास कर दी, मतलब वैसी ही पोस्टिंग हमने यहाँ पे कर दी। एंट्रीज तो हमको पहले से ही समझ में आ गई थी। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, टू गुडविल, तो यहाँ पे भी टू गुडविल ही लिखा है। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। गुडविल की वैल्यू लिखी हुई है 12,000 रुपए, डिवाइड करेंगे 5 से, सॉरी सीज कैपिटल डेबिट नहीं होगा क्योंकि ओल्ड रेशियो में गुडविल राइट ऑफ होगी, तो एस कैपिटल डेबिट होगा, बीस कैपिटल डेबिट होगा। गुडविल 12,000 डिवाइड करेंगे 5 से आएगा 2,400 रुपए। यहाँ लिखेंगे 7,200 और यहाँ लिखेंगे 4,800। गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गुडविल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर असेट साइड है तो वो लॉस है, अगर वो लायबिलिटी साइड है तो वो प्रॉफिट है, और ये लॉस भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। मतलब जैसे गुडविल को राइट ऑफ किया है वैसे ही पीएनएल बैलेंस को भी राइट ऑफ करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस है 4,000 रुपए, राइट ऑफ करेंगे तो 800 इंटू 3 ये आ जाएगा 2,400 और यहाँ 1,600। और देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जितने भी लायबिलिटी साइड आइटम्स दिख रहे थे वो सारे प्रॉफिट्स थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट साइड किया। जो असेट साइड वाले आइटम्स हैं, असेट साइड होता ही डेबिट साइड है, उनको राइट ऑफ भी हमें डेबिट साइड ही करना है। गुडविल भी लॉस है, यहाँ राइट ऑफ किया। पीएनएल भी लॉस है, यहाँ राइट ऑफ किया। पीएनएल लायबिलिटी साइड होता तो इस तरह से बढ़ जाता। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ये बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं। असेट साइड का कोई भी आइटम अगर राइट ऑफ होगा तो वो डेबिट साइड ही होगा। लायबिलिटी साइड का आइटम कोई भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो क्रेडिट साइड ही होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आइटम लिखा हुआ है कैश, और कैश का बहुत प्रॉपर कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। तो हम इनिशियली क्या कर सकते हैं, कैश लिखा और कैश का जो बैलेंस शीट में गिवन है 6,000 रुपए, उसे यहाँ लिख दिया। अब कैश भी लिख दिया और बैलेंस शीट के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। मतलब बैलेंस शीट में एक एक लायबिलिटी, एक एक असेट को हमने चेक कर लिया। जिनकी वैल्यू चेंज होनी थी उनकी वैल्यू चेंज कर दी, जिनकी नहीं होनी थी उनको सीधे सीधे पुरानी वैल्यू में बैलेंस शीट में लिख दिया है। लेकिन हमने ट्रीटमेंट पूरे देख लिए हैं, एडजस्टमेंट्स पूरे देख लिए हैं। अब नए पार्टनर के एडमिशन का समय है।
नया पार्टनर हमारी फर्म में एडमिट हो उससे पहले सारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, कर दिया। लॉसेस को राइट ऑफ करना था, कर दिया। रीवैल्यूएशन करना था असेट्स और लायबिलिटीज का, वो भी कर दिया। लेकिन रीवैल्यूएशन से होने वाला फाइनल प्रॉफिट लॉस अभी कैलकुलेट नहीं किया है, इसीलिए नए पार्टनर का एडमिशन हो उससे पहले हम इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। प्रॉफिट वाले साइड, ये प्रॉफिट वाला साइड है, 4 और 4 8 10 20,000 रुपए का टोटल आ रहा है। यहां लिखेंगे 20,000 और यहां पे टोटल आ रहा है 5,600। तो फाइनली देखा जाए तो प्रॉफिट ज्यादा है, लॉसेस कम है, तो नेट प्रॉफिट ही हुआ। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। तीनों का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 56 लॉसेस का टोटल है, इनकम्स का टोटल है 20,000 रुपए। 20,000 माइनस 5,600 14,400 रुपए, 14,400। 20,000 यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे सी नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि ये जो प्रॉफिट लॉस है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड, ये भी कहीं ना कहीं ए और बी में ही बटना चाहिए। मैंने लिखवाया भी था लास्ट क्लास में, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट भी ओल्ड रेशियो में ही होता है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है, इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। 14,400 है, 14,000 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2,800 रुपए और 400 रुपए को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80 रुपए। 2880, इसका डबल कर लेते हैं 5760। बी का शेयर आ जाएगा और यहां आ जाएगा 57 प्लस 28 85। 2,880 मल्टीप्लाई बाय 3 6,000 2400 84 8640। टोटल कर लेते हैं 87 और 57, ये हो गया 14,400। बिल्कुल ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने दोनों पार्टनर्स का कैलकुलेट कर लिया। जैसे डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे वैसे ही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट भी ऐसे ही लिखते थे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी ऐसे ही लिखेंगे। और ये प्रॉफिट भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाता था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा जैसे डिविजिबल प्रॉफिट होता था। यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं सिंपली। 8640 प्लस 5760, दोनों पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाले। अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता तो डेबिट साइड लिखते, क्योंकि बाकी सारे लॉसेस भी डेबिट साइड ही आ रहे हैं तो रिवैल्यूएशन लॉस भी डेबिट साइड आएगा। अब ये प्रॉफिट है तो जैसे रिजर्व्स हैं बांट दिए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी बांट दिया। सारे असेट्स और लायबिलिटीज जो है रिवैल्यू हो चुके हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट को फिनिश करना है, लेकिन नया पार्टनर आया है तो जितना भी पैसा वो कैश में लाया है वो उसके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश। और वैसे भी कैपिटल लाने की यही एंट्री होती है, कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी होता है। तो यहाँ पे बाय कैश लिख के सी के कैपिटल अकाउंट में जितना कैपिटल का अमाउंट लाया है, गुडविल का नहीं, कैपिटल का अमाउंट लाया है 30,000 रुपए, तो 30,000 यहां लिखेंगे। और देखिए एंट्री क्या होती है, कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का तो लेजर बना नहीं रहे हैं, सी के कैपिटल अकाउंट में 30 ही जाता है ना, तो सी के कैपिटल अकाउंट में बाय कैश लिख के 30,000 रुपए ही लिखेंगे ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को सेकेंड एंट्री में जब बांटते हैं टू ए टू बी, ये एंट्री यहां रिफ्लेक्ट होगी। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ एक जगह आएगा, जो भी कैश मिला हमको। लिखा हुआ है नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर भी लेके आए हैं। गुडविल फर्म की लिखी हुई है 48,000 जो नीचे लिखी हुई है, उसका 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 12,000 रुपए। तो मतलब 30,000 रुपए कैपिटल के लाया, 12,000 रुपए गुडविल के लाया, कुल मिला के 42 लाया। तो कैश बैलेंस बढ़ेगा 42 से, तो यहां पे ऐड कर देंगे। यहां पे देखिए कैसे लिखेंगे, सीज कैपिटल 30,000 रुपए
और प्रीमियम फॉर गुडविल का भी कैश लाया 12,000 रुपए। टोटल हो गया 42 प्लस 6 48,000 का कैश बैलेंस हो गया। हमने कैश में पूरा अमाउंट ऐड किया, लेकिन कैपिटल अकाउंट में केवल 30,000 ही लिखे क्योंकि कैपिटल का 30,000 ही है। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का है वो अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ शो हो जाएगा 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है लेकिन ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, अब है 2/4। 20 4 3 12 माइनस 8 4/20। बी का 2/5 माइनस 1/4 20 12 सॉरी 8 माइनस 5 3/20। कुछ गड़बड़ है, इसको वापस चेक कर लेते हैं। 20 5 4 3 12 माइनस यहां पे आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2/20। 2/20 3/20, ये सेक्रीफाइस है दोनों का। 2:3 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। तो जो 12,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल है, अब फर्म की गुडविल से भी निकाल सकते हैं और नए पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल से भी निकाल सकते हैं। नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है 12,000, इसको 3:2 में नहीं 2:3 में डिवाइड करेंगे क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो 2:3 है। डिवाइड करेंगे 12,000 रुपए को तो आ जाएगा 4800 7200। यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 4800 ए को मिलेंगे। भले ए का ओल्ड रेशियो ज्यादा है लेकिन सेक्रीफाइस ज्यादा बी ने किया है तो बी को मिलेंगे 7200 रुपए। दैट्स इट, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। नया पार्टनर एडमिट हो गया, बिल्कुल लास्ट में एडमिट किया। सारे एडजस्टमेंट्स के बाद नया पार्टनर कैपिटल का जो अमाउंट लेके आया वो यहाँ आ गया उसके कैपिटल अकाउंट में, और जो गुडविल का पैसा लाया वो हमने ए और बी में बांट दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और पूरा का पूरा अमाउंट कैश में भी ऐड हो गया। अब बस सबके बैलेंसेस निकालने हैं और बैलेंस शीट को टैली करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि जब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली नहीं होगा फाइनल बैलेंस शीट कैसे टैली हो सकती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बैलेंस शीट में लिखने पड़ेंगे। ए का टोटल निकाल लेते हैं 49 53 53 61 61 65 66 600 67 240। बी का टोटल कर लेते हैं। सी का टोटल तो 30,000 रुपए ही आएगा। 28 प्लस 6 34 34 37 42 49 49 400 50,160 50,160। सबसे पहले ए और बी का टोटल निकाल लिया हमने। अब जो भी टोटल आया है उसमें से डेबिट साइड का अमाउंट माइनस कर देंगे। जैसे 67240 आया है वो यहां भी आएगा। 67240 में से माइनस कर देंगे यहां का टोटल 9600। 67240 माइनस 9600 ये हो जाएगा 46 66 57640। यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट में लिखते थे 57640। बी का आ जाएगा 50,160 माइनस कर देंगे 64 60 760 43,760। यहां लिखेंगे 43,760 और सी का टोटल तो 30,000 रुपए ही आएगा और यहां पे भी 30,000 रुपए ही आएगा। इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। और जो ये फाइनल बैलेंसेस हैं इनसे हमको न्यू बैलेंस शीट बनानी है। यहां लिखेंगे एस कैपिटल 57640 43,760 और 30,000। अब बैलेंस शीट का फाइनल टोटल लगा लेते हैं और एक बार में बैलेंस शीट टैली होनी ही चाहिए। देखिए सबसे पहले एसेट साइड का 50 और 30 80,000 रुपए। 80 90 99 99 1,09,000 119 119 159 167 168,400। ये असेट साइड का टोटल आ गया। लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेते हैं। 57 प्लस 43 ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। देन 1,30,000 रुपए 151
157, 167, 167, 168, 400। लायबिलिटी साइड का टोटल भी आ गया 168, 400 और इस तरह से बैलेंस शीट टैली हो गई। तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। एक सीक्वेंस में चले, एक सिस्टम फॉलो किया हमने किसी एक अकाउंट पे फोकस नहीं किया, हमने क्वेश्चन पे फोकस किया। धीरे धीरे पहले लायबिलिटी साइड से शुरू किया और फिर असेट साइड की तरफ मूव करते गए, जिसमें जो जो एडजस्टमेंट था वो करते चले गए। फाइनली जब सारी चीजें हो गई तो नए पार्टनर को एडमिट किया बाय कैश बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके और टोटल अमाउंट कैश में ऐड करवाया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल के बैलेंस शीट टैली करवा दी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको प्रॉपरली नोट कीजिए और जो मैंने बोला है उन बातों को भी प्रॉपरली नोट कीजिए और फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। अब देखिए आज वाली क्लास में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है और किस तरह से करना है। अब एडजस्टमेंट्स का लेवल जो है वो धीरे धीरे टेक्निकल होता जाएगा, लेकिन सिस्टम हमको हमेशा यही फॉलो करना है। जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं, तो जर्नल एंट्रीज के एंगल से भी क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमने शुरुआत की है लेजर से। लेजर्स और बैलेंस शीट हमने देख लिया, अब जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट भी देखनी है और फिर टेक्निकल एडजस्टमेंट्स होंगे उनका डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि ये चैप्टर टेक्निकल है तो एडजस्टमेंट्स की वजह से ही टेक्निकल है। प्रोसेस तो यही है, हर क्वेश्चन में यही हमको करना है, या जर्नल एंट्रीज प्लस बैलेंस शीट या फिर लेजर्स प्लस बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन देखेंगे अच्छा, जिससे और प्रॉपरली समझेंगे इस कंसेप्ट को और एक दो टेक्निकल पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। आज वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।